नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार। आज आपके बीच बिजनेस फाइनेंस का ही दूसरा चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम इसके मीनिंग, नेचर, स्कोप और फाइनेंशियल जो फंक्शंस हैं उसकी बात करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करें कि बिजनेस फाइनेंस के अंतर्गत फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या स्वरूप है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअली दो शब्दों से मिलकर बना है, फाइनेंस और मैनेजमेंट। फाइनेंस को हमने चैप्टर फर्स्ट में देखा, उसके मीनिंग, डिफिनीशन, टाइप्स सभी को हमने लगभग समझने का प्रयास किया। आज हम मैनेजमेंट की बात करेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट से आशय यहाँ पे है कि किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक, सर्वोत्तम ढंग से, स्पेशलाइज्ड ढंग से, सिस्टमैटिक ढंग से जब हम करते हैं तो उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। और जब हम वित्तीय मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, जो कि दोनों को जोड़ते हुए, फाइनेंस और मैनेजमेंट को जोड़ते हुए जब दोनों की बात करेंगे तो हम पाएंगे कि इस व्यावसायिक और किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज में, किसी भी व्यावसायिक उपक्रम में वित्त संबंधित कुशलतम एवं व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। और वर्तमान समय को जब हम देखें तो ढेर सारे कंपनी, ढेर सारे कारपोरेट सेक्टर्स की आपस में उनकी बहुत बड़ी कंपटीशन होती है। और ये कंपटीशन होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज। संसाधन जो हैं उसका अनुकूलतम उपयोग कौन कैसे कर सकता है। जितना अच्छे से आप उसका उपयोग करेंगे उतना ही लो कॉस्ट आएगा मैन्युफैक्चर करने का। किसी भी वस्तु के उत्पादन में कास्ट अगर आप मिनिमाइज करके चलते हैं, मिनिमम कॉस्ट अगर किसी चीज़ का आता है तो आप कंपटीशन में आराम से ऊपर रहेंगे, कंपटीटर्स को अपने पीछे छोड़ जाएंगे। क्योंकि आपका मेकिंग कास्ट कम आया तो आपका जो यूनिट कॉस्ट है, जो सेलिंग प्राइस है, वो कम रहेगा। खर्चा कम लगा तो प्राइस भी कम आप रखेंगे और आपको प्रॉफिट भी समझ में आएगा। तो मेंटेन करना है किस चीज़ को, हमें यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अगर हम सही से कास्ट का यूज करेंगे, पैसे का सही से यूज करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम पैसे में होगा और हमारे सारे जो सफलता के रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। वित्तीय प्रबंध के अगर हम मीनिंग को देखें तो वित्तीय प्रबंध से आशय व्यवसाय में प्रयुक्त कोषों के नियोजन, कोषों का कलेक्शन, उसका नियंत्रण और उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो व्यापक रूप से इसमें सम्मिलित होती है। व्यावसायिक जो उपक्रम है उसकी सफलता का एक कुंजी बन जाता है कौन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि वही सारा मैनेजमेंट देखता है, वही सारी चीज़ों को, उसका नियोजन, नियंत्रण, प्रशासन सब तो मैनेजमेंट ही देखता है। तो इसको हम कहते हैं कि अगर एक कुशल हमारा प्रबंधन तंत्र रहा, कुशल फाइनेंशियल सिस्टम रहा, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो सक्सेस रहा तो उसी से हमको सफलता मिलेगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कनेक्टेड टू अरेंजमेंट ऑफ प्लानिंग, कलेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स एंड देयर बाई हैज बिकम द की ऑफ सक्सेस ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइज। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसमें कुछ फाइनेंशियल अप्रोचेस हैं, जो फाइनेंशियल दृष्टिकोण है। अगर दृष्टिकोण की हम बात करें तो उसमें दो तरह के दृष्टिकोण हमको देखने को मिलते हैं, दो तरह के अप्रोच देखने को मिलते हैं। उसमें पहला है मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। मतलब परंपरागत एक विचारधारा है और एक आधुनिक विचारधारा है। परंपरागत विचारधारा में यह वर्णात्मक प्रकृति का पहले था और वित्त कार्य का दायरा मुख्य रूप से धन जुटाना ही होता था इनका। कुछ उपकरणों और वित्त संस्थानों के अध्ययन तक ही सीमित था। मतलब ये हर जगह इसका स्टडी नहीं होता था, हर जगह स्पेशलाइज्ड वर्क नहीं होते थे। इट वाज अ डिस्क्रिप्टिव नेचर एंड द स्कोप ऑफ फाइनेंस फंक्शन वाज रेदर नैरो, confined mainly to the raising of funds and study of certain instrument and institution of finance। इस तरह की स्थिति थी परंपरागत जो है वो सोच में, अप्रोच में, विचारधारा में। तो आइए हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करें कि जो परंपरागत विचारधारा थी उसकी कुछ सीमाएं थी क्या, कुछ लिमिटेशंस थे क्या,
तो हाँ, कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे कि एक वन साइडेड अप्रोच वाला है, जो विचारधारा थी, और ये नेग्लिजेंस ऑफ डेली प्रॉब्लम्स, ये डेली समस्याओं को क्या करते थे, इग्नोर करते थे। स्पेशलाइज्ड स्पेशल अटेंशन टू लॉन्ग टर्म एनालिसिस, ये जो है ना, बड़े बड़े विश्लेषण पे ध्यान देते थे, छोटे छोटे विश्लेषण पे ध्यान नहीं देते थे। और सबसे बड़ी बात यह है उस समय की डीमेरिट कहिए परंपरागत विचारधारा की, कि नेग्लिजेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को इग्नोर करते थे लोग। ठीक है, अगर हम वन साइड अप्रोच की बात करें तो परंपरागत विचारधारा का सबसे बड़ा ये दोष था कि एक पक्षी कोष के संग्रहण पे ध्यान, कलेक्शन पे ध्यान देता था, वन साइडेड कलेक्शन पे ध्यान देता था कि चलो पैसे जुटा लें, जितना जुटाना हो जुटा लें, और फिर हम बिजनेस करें। ये उसके यूज पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता था, पैसा जुटाने पे फोकस करता था, और ये बहुत बड़ा दोष माना जाता था इस विचारधारा का। और इस विचारधारा को एक और नाम दिया गया था कि ये जो है बाहरी व्यक्तियों द्वारा फर्म में झांकने की विचारधारा कही जाती थी। मतलब पैसे इकट्ठा करने का क्या मतलब है, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र और इनके यहाँ बहुत पैसे को महत्व इंडस्ट्री नहीं देती है, बहुत पैसे का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे महत्व देती है। उस पैसे को आप कितना फ्लो करेंगे, वो पैसा खींच के पैसा ले आता है। ठीक है, तो ये एक पक्षी विचारधारा जो है, वन साइड अप्रोच की विचारधारा है, परंपरागत में देखने को मिली हमें। नेग्लिजेंस ऑफ डेली प्रॉब्लम्स में हमने देखा कि ये जो रोज दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं थी, डेली प्रॉब्लम, डेली इशूज, छोटे छोटे इशूज को ये क्या करते थे, इग्नोर करते थे। ये और वही जो छोटी छोटी समस्याएं थी, ये बड़ी समस्या का रूप ले लेती थी। बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था इंडस्ट्री को। और इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो समस्या ये आती थी कि वो गर्त में चली जाती थी, उसका कोई डेवलपमेंट का रास्ता ही नहीं बनता था, क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं बड़ी हो जाती थी, और उस बड़ी समस्या को फिर हल करने में इनका सारा ध्यान जो है चला जाता था। तीसरे पॉइंट्स को देखें हम, कि दीर्घकालीन विश्लेषण पर ये अधिक ध्यान कैसे देते थे, कि जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, लॉन्ग टर्म की समस्याएं थी, उसको तो ये फोकस करते थे। और जो छोटी समस्या होती थी जिसको तुरंत हल कर ले सकता था, उसका एक कोई एनालिसिस नहीं करते थे, कोई विश्लेषण नहीं करते थे। बड़े लॉन्ग टर्म के, जैसे एक साल का तो हम कर लेंगे एनालिसिस, कि एक साल में कितनी कमी आ रही, कहाँ पैसा कहाँ खर्च हुआ, कितना होना चाहिए था, लेकिन ये एक हफ्ते का नहीं करेंगे। जब आप हर दिन का, हर वीक का, हर मंथ का करेंगे, तब जाके आपको टोटल एनुअल डिफरेंसेस पता चलेंगे आपके एनालिटिकल पोर्शन से। तो उस चीज़ का ये इग्नोर करते थे, उस चीज़ को, कि नहीं, हम बड़े बड़े दीर्घकाल के, लॉन्ग टर्म के तो एनालिसिस करेंगे डेटा से, लेकिन रोज रोज कौन जाया करने, उस पर फोकस नहीं देते थे। और फोर्थ वन इज, कार्यशील पूंजी के अर्थ प्रबंध की उपेक्षा बहुत बड़ी स्तर पे होती थी, और उसका परिणाम ये होता था कि कार्यशील पूंजी का कुशल प्रबंधन न होने की वजह से संस्था जो है, उपक्रम को असफलता का मुंह देखना पड़ता है था, क्योंकि सबको पता है कि जो वर्किंग कैपिटल है उसका अगर सही से प्रबंधन हो जाए तो व्यवसाय जो है अपने आप सफलता को प्राप्त कर लेगी। परंपरागत विचारधारा की सीमाओं के बाद अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा की क्या स्थिति है। आधुनिक दृष्टिकोण को अगर हम देखें तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो है कि व्यावसायिक फर्म के आकार की वृद्धि होती है, उसके साइज का वृद्धि होता था, वो मतलब बड़े साइज में हो जाती है। हाँ, कंपनियों और निगमों की स्थापना होती है, हम अपने ब्रांचेस खोलने शुरू करते हैं, हम कारपोरेट सेक्टर को बड़े रूप में तैयार करने का प्रयास करते हैं, कोषों का हम अल्टरनेटिव यूज़ करना शुरू करते हैं। कुछ पैसे जो हमारे एक्स्ट्रा आने लगे, हम हमको प्रॉफिट होने लगा, तो उस पैसे से हम दूसरी ओर इन्वेस्ट करने का भी प्लान बनाना शुरू कर देते थे। वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा जो है, वो सबसे बड़ा जो एक नया रूप लेके आया, वो लेके आया प्लानिंग का। कोसों के प्लानिंग का बहुत बड़ा जो है डिसीजन था, कैपिटल बस्टिंग का था। और सबसे बड़ी चीज़ की, जो कोर्स हम उपयोग कर रहे हैं उसका वैल्यूएशन की बात होने लगी, कि भाई आप इवेलुएट करिए चीज़ों का, कि जो हो रहा है सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, बीच में चेकिंग करिए, ऑडिटिंग करिए। व्यवसाय की सफलता के लिए ढेर सारे हम
मेजरमेंट बनाते थे, हम स्टैंडर्ड हमने बनाना शुरू कर दिया कि हम जो अभी वर्तमान में जो आउटपुट है और जो हमने बनाया था टारगेट, दोनों में अंतर है क्या, ये भी चेक करने की व्यवस्था बनी। पूंजी की लागत जो है और वर्किंग कैपिटल का प्रबंधन, इन सब चीज़ों पे फोकस होना शुरू हो गया। तो आधुनिक दृष्टिकोण जो है पूंजी के विवेकी पूर्ण उपयोग पर जोर देना शुरू कर दिया, और एक ऐसा पहलू जिसमें वित्तीय प्रबंधन को छिटपुट व्यवसायिक गतिविधियों के बजाय एक निरंतर दिन प्रतिदिन की प्रशासनिक कार्य को करने के लिए विवश कर दिया गया। आप डेली के कार्यों को देखिए, मैनेजमेंट हमारा डेली जो भी घटनाएं छोटी बड़ी हो रही हैं उसको फोकस करे। इस तरह की वित्तीय प्रबंधन अब अधिक प्रमुख है और सक्रिय भूमिका निभा रहा है, बजाय कि एक निष्क्रिय भूमिका निभाना। ये शिथिल अवस्था में नहीं है, सुप्तावस्था में नहीं है, सोने वाली अवस्था में नहीं है। जो मॉडर्न अप्रोच है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो एकदम एक्टिव मोड में है। द मॉडर्न अप्रोच गिव इवन ग्रेटर एम्फेसाइज ऑफ judicious use of capital, an aspect that has made financial management a constant day-to-day administrative function rather than sporadic business activity. In this way, financial management is now playing a more prominent and active role rather than a passive side role. अब हम आधुनिक विचारधारा की कुछ विशेषताओं को अगर हम देखें, कुछ उसके इम्पोर्टेंस को देखें, तो हम पाते हैं कि एक सबसे बड़ा जो फायदा ये हुआ कि कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का रोल शुरू हो गया, सतत प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू हो गई, विश्लेषणात्मक एवं व्यापक स्वरूप एनालिटिकल एंड वाइडर फॉर्म में दिखने लगा हमको, और बिजनेस कोऑर्डिनेशन देखने को मिलने लगा। सतत प्रक्रिया से यहाँ पे है कि जो प्रबंध तंत्र है वो प्रशासनिक प्रक्रिया को डे टू डे करना शुरू कर दिया, और इसका फायदा ये हुआ कि जो कोर्स थे हमारे उसका प्रॉफिटेबिलिटी जो शुरू हो गई, हमको एक ऑप्टिमम उसका यूज शुरू हो गया। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो बात थी कि आप लगा रहे हैं तो क्या रिटर्न आएगा, उसकी सफलता दिखने को मिलने लगी। और सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हमें वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता भी समझ में आने लगी कि वित्तीय प्रबंध का हमारे संगठन में क्या रोल है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है। जो उसके अलग अलग फैक्टर्स थे वहाँ भी डेली काम करने से कमियां दूर होने लगी। दूसरा जो है पॉइंट एनालिटिकल एंड वाइडर फॉर्म, ये इसमें हमको देखने को मिला कि जो आधुनिक विचारधारा है वो एनालिटिकल पोर्शन को बहुत बड़ा बना दिया। उसको ना हर चीज़ को एनालिसिस करना शुरू कर दिया कि हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और नहीं हुआ है तो उसको क्यों ना हम करने के लिए प्रयासरत हों। इसके अंतर्गत दो चीज़ें उसको देखने को मिली कि एक तो इंटरनल कला है, इंटरनल इश्यूज हैं, एक बाहरी भी फैक्टर्स हैं जो हमारे काम को नहीं होने दे रहे हैं। तो दोनों पे फोकस करना शुरू हुआ। किस पे? इंटरनल जो फैक्टर्स थे उसको भी देखना शुरू किया, कमियों को, और बाहरी कमियां, बाहरी प्रेशर्स कौन से होते हैं, जो हमारे कंपटीटर्स हैं, जो हमारा सप्लायर्स है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। तो दोनों रूपों में ये काम करना शुरू किया और देखा कि इसका तो एनालिसिस करने का स्मॉल एरिया नहीं है, बड़ा वाइडर फॉर्म है, बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एरिया शामिल हो गए। और तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है कि व्यावसायिक समन्वय यहाँ पे स्थापित होना शुरू हो गया। भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा फायदा देखने को मिला वो ये मिला कि किसी भी उपक्रम में वित्तीय प्रबंधक जो है वो अपने अन्य विभाग जो उसके अंतर्गत और डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फाइनेंशियल मैनेजर के अंतर्गत आपके सेल्स मैनेजर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, चीफ फाइनेंशियल मैनेजर है, तो प्रोडक्शन मैनेजर है, इन सबको बड़े अच्छे से जो है वो कोऑर्डिनेशन बैठाना शुरू कर दिया। और वर्तमान समय में इसकी महत्व भी है कि अगर आप सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेते हैं, सही पैसा सही जगह नहीं लगाते हैं, तो स्थितियां बदतर हो जाएंगी और हमारा जो सफलता की हम कामना कर रहे थे वो असफलता में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम थोड़ा सा नज़र डालें कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल अप्रोच, तो हम पाते हैं कि जो परंपरागत विचारधारा है, जो ट्रेडिशनल विचारधारा है, वो डिस्क्रिप्टिव है, वो वर्णनात्मक है, और जो हमारी, और सबसे बड़ी चीज़ कि वर्णनात्मक होने डिस्क्रिप्टिव होने के साथ साथ नैरो माइंडेड है, संकुचित है। हाँ, और जो हमारा मॉडर्न अप्रोच है वो एनालिटिकल बेस्ड है, वाइडर बेस्ड है। जो अभी हम देख रहे हैं कि ये
वाइडर फॉर्म में है हमारे सामने, एनालिटिकल फॉर्म में है, और सबसे बड़ी बात है कि कोऑर्डिनेटिंग फॉर्म में है, कोऑर्डिनेशन भी ये बनाता है। दूसरी जो बात हमको समझ में आई कि जो हमारी परंपरागत विचारधारा थी उसका यंत्रांत्रिक कार्य था, यंत्रों पे बेस्ड था, कलेक्शन ऑफ मनी पे बेस्ड था, जबकि हमारा जो आधुनिक जो मॉडर्न अप्रोच है वो चीज़ों को नियमित रूप से, मतलब वो बिना शेड्यूल के काम होता था, ये शेड्यूल का, क्योंकि ये कंटिन्यूअस वाली बात आ गई इसमें। तो दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि ये लोग कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं आधुनिक वाले, और परंपरागत में नहीं, ठीक है हम लास्ट में साल के अंत में देखेंगे क्या कमी है क्या अच्छाई है। और अगर एक और हम अंतर को देखें तो इनका एक्टिव रोल जो है हमारे जो परंपरागत विचारधारा थी उसमें हम एक्टिव रोल नहीं पाते थे फाइनेंशियल मैनेजर का, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजर जैसी कोई भूमिका की रोल ही नहीं होता था। अब अब जब की रोल हमें देखने को मिला तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है वो मजबूत हो गया, जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है वो बहुत ही स्ट्रांगली काम करने लगा, जबकि परंपरागत में ऐसा कुछ नहीं था। पहले कोर्सों की जो उपलब्धता थी वो सिर्फ उपलब्धता पर फोकस होता था, अभी आज के डेट में उसके ऑप्टिमम यूज पर भी, जो हमारा सम्यक उपयोग है उस पर फोकस होने लगा। समझ में आ रहा होगा आपको कि जो परंपरागत थी उसमें सिर्फ धन का संग्रह करना था, पैसा कहाँ से आ जाए इकट्ठा कर लो। आज के डेट में इकट्ठा करना और उसका सही सही यूज करना ये बहादुरी का काम है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है। और अंतर जो दोनों में सबसे बड़ी है वो है अनुभव का। जब आप ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा अनुभव होगा, और आज के मॉडर्न युग में जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारा साइंटिफिक वर्क कल्चर है, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, और शायद उससे हम अपनी गलतियों को सुधारने का भी प्रयास करते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण पे ये एक बाहरी और आंतरिक वाली जो बात थी ना कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया हमारे बिजनेस के बारे में क्या सोचती है हमको कोई मतलब नहीं था, लेकिन आज जो हमारा सिनेरियो है वर्क करने का वो बहुत ही एक फोकस्ड वर्क है, अंदर की समस्याओं को हल करना और बाहर की समस्याओं को देखना कि जो बिहेवियर है कंज्यूमर का वो कैसा है, कंपटीटर्स का बिहेवियर कैसा है, जो हमारे इनपुट्स हैं वो कैसे हैं, जो हमारे आउटपुट हैं वो कैसे हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। आधुनिक और परंपरागत को हम देखने के बाद आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिफिनीशन क्या होता है, और कुछ हम विद्वानों के डिफिनीशंस को लेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बियरमैन एवं स्मिथ की परिभाषा को देखें तो वित्तीय प्रबंध पूंजी के स्रोतों का निर्धारण करना तथा उसके अनुकूलतम उपयोग का मार्ग ढूंढने वाली प्रविधि को इन्होंने कहा कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ टेक्निक of determining the sources of capital and finding the way for its optimum utilization। और एक दूसरा परिभाषा अगर हम देखें हावर्ड एवं अपटन का, तो इन्होंने वित्तीय प्रबंध से आशय नियोजन नियंत्रण एवं वित्त के कार्य पर जो भी वित्त के कार्य हो रहे हैं उन पे लागू होता है। मतलब इन्होंने फोकस किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन ऑफ द फाइनेंस फंक्शन। हावर्ड और अपटन ने कहा इस चीज़ को कि ये भैया सीधे सीधे नियोजन करना और उसका नियंत्रण करना इन्हीं दो चीज़ों पे लागू होती है। अगर हम इन दोनों परिभाषाओं को और आपके वित्त की परिभाषा जो हमने चैप्टर फर्स्ट में बताया था सबको अगर एक कंक्लूड रूप में हम देखें कि सब मिला के एक बेस्ट परिभाषा क्या हो सकती है, तो आधुनिक समय में वित्त प्रबंधन न केवल व्यवसाय प्रबंधन का एक अविभाज्य हिस्सा है बल्कि यह व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यवस्था के साथ साथ धन के विवेकपूर्ण उपयोग से जुड़ा हुआ है। धन का जो रेशनल यूटिलाइजेशन है, कैश का, फंड का, कोष का जो रेशनल यूटिलाइजेशन है वो इससे रिलेटेड है। इस प्रकार जो वित्तीय प्रबंधन एक छोटे मोटे कार्यों को करना नहीं है बल्कि दिन प्रतिदिन का प्रशासनिक कार्य बन गया है। इसको हम आधुनिक वित्तीय प्रबंध की परिभाषा कर सकते हैं या वित्तीय प्रबंध की परिभाषा कर सकते हैं जो आधुनिक काल में चल रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट एन inseparable part of the business management in modern times, but it plays a key role in achieving the
objectives of the business. It is connected to the arrangement as well as judicious utilization of funds. In this way, financial management is not a sporadic function, but it is a day-to-day administrative function. अब हम जानने का प्रयास करते हैं प्रबंधन की प्रकृति। जो मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो हम देखते हैं कि एक कलेक्टिव पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, डिफरेंट फॉर्म्स, फंक्शन ऑफ एक्शन, सेंट्रल नेचर इसका, बिजनेस कोऑर्डिनेशन, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो व्यावसायिक प्रबंध है वो व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है। इसके नेचर को देखें तो व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है। कैसे अंग है? परंपरागत जो चला आ रहा है, चीज़ें जो चली आ रही हैं, वो हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न हमारा, परंपरागत को अभी हम नहीं टच करेंगे क्योंकि हम अब मॉडर्न की बात करेंगे। जो आधुनिक व्यावसायिक प्रबंध है वो वित्त, जो मतलब बिजनेस मैनेजमेंट और फाइनेंस मैनेजमेंट दोनों को हम फोकस करना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि बिजनेस मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए है क्योंकि उनकी गतिविधियों को ये बहुत ही माइनर एस्पेक्ट से काम कर, छोटी छोटी चीज़ों पे काम करता है और उसको सुधारने का कोशिश करता है। इसलिए उसके व्यवसाय का एक अभिन्न अंग बन गया, एक पार्ट बन गया उसका बिजनेस मैनेजमेंट का। दूसरा इसमें है कि सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया से यहाँ पे आशय ये है कि व्यवसाय में दिन प्रतिदिन के छोटी से छोटी घटनाओं को ये फोकस करता है और उसको महत्व देता है। इसका परिणाम ये होता है कि प्रबंध की आवश्यकता समझ में आने लगती है। अच्छा, इसीलिए मेरा काम बिगड़ रहा था। मतलब प्रबंधन अच्छा होने से हमें हमारी कमियों का तत्काल पता चलना और उसको दूर करना, ये हमारे कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का हिस्सा बन जाता है। विश्लेषणात्मक एवं व्यापक स्वरूप भी हमें देखने को मिलता है। जो हमारा एनालिटिकल एंड वाइडर फॉर्म है वो भी हमें देखने को मिलने लगता है कि भाई हम सिर्फ अंदर का नहीं बाहर का भी ध्यान दें। कार्य निष्पादन की हम जो है वो मापन शुरू कर देते हैं। कार्य की कार्रवाई हम देखने लगते हैं। जो हमारा फंक्शन है उसका एक्शन देखना शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि जो वित्तीय निर्णय, वो इनकम की मात्रा को, जो जितना जोखिम का लेवल है उसको हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। हमने रिस्क तो ले लिया बिजनेस करके, लेकिन जो हमने सोच के किया था वो रिटर्न हमको मिल रहा है कि नहीं, वो इनकम मिल रहा है कि नहीं। अगर हम किसी चीज़ को दूसरे रूप में समझें कि जो हमारी पॉलिसी थी, जो हमारा रिस्क था, जो हमारा इम्पैक्ट फैक्टर था, चीज़ों को काम करके क्या होने वाला था, अगर ये दोनों कारक जो हैं, दोनों फैक्टर्स, क्या हम चाहते थे और क्या हुआ, दोनों में अगर सही सही तालमेल बैठ गया तो इसका मतलब कि हमारा परफॉर्मेंस सही रहा, हमारा निष्पादन सही रहा और वो हमारे बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सेंट्रल टेंडेंसी हमारी कहती है, जो हमारा सेंट्रल नेचर है, केंद्रीय जो नेचर है वो है वित्तीय प्रबंध को के इर्द गिर्द चीज़ों का होना। विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा, विकेंद्रीकरण से मतलब यहाँ पे है कि हम किसी विभाग को छोड़ दिए, तुम अपना काम करो, जो पैसा होगा हमसे ले लेना। तो इस चीज़ को अगर हम कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक बड़ा तंत्र है जो मैनेजमेंट को देख रहा है, पैसे के, जो वित्त के मैनेजमेंट को देख रहा है। तो वो दूसरी चीज़ों पे नहीं ध्यान देगा, वो कहेगा नहीं आप अपना काम करिए, जब आवश्यकता होगी हमसे आप संपर्क करिएगा। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी की बात होने लगी, सेंट्रलाइजेशन की बात होने लगी, जो कि सेंट्रलाइज रूप से डिसेंट्रलाइजेशन में अपना व्यवहार करना शुरू कर दिया। अगर हम बिजनेस कोऑर्डिनेशन को देखें तो बिजनेस कोऑर्डिनेशन बढ़ा है, जैसे अभी हमने बताया आपको इसके मॉडर्न अप्रोच में हमने बताया कि बिजनेस कोऑर्डिनेशन जो है वो बढ़ने लगता है और उसका फ़ायदा ये होता है कि सफलता का स्तर ऊंचा हो जाता है। बिजनेस कोऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ पे है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज। जो ढेर सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका हमने जिक्र किया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है,
डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, तो ऑल डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट विद द वन डिपार्टमेंट विच इज नेम्ड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना नाम आगे करके छोटी छोटी डिपार्टमेंट्स को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, और उसका जो सबसे बड़ा फायदा है कि सारे छोटे छोटे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको सफलता मिलती है, उनकी समस्याओं का समय से त्वरित उपचार हो जाता है। और सबसे लास्ट सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है कि हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स, ये उच्च प्रबंधकों को निर्णय में सहायता प्रदान करता है। अगर आपको सारी चीजें फीडबैक ठीक ठाक मिलती गई तो वित्तीय प्रबंध की जो आधुनिक विचारधारा है उसी को हम कैश करा रहे हैं। वित्तीय प्रबंध उपक्रम के सर्वोच्च प्रबंध को निर्णय लेने में सहायता पहुंचाता है, जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनको हेल्प करता है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें कि सफलता हमारा निर्भर करता है हमारे डिसीजन मेकिंग पे। अगर हमारी इंडस्ट्री में कोई गलत डिसीजन हो गया तो हमको डिक्लाइन कर देगा, हमको नीचे लेकर फॉल डाउन, लॉसेस, हाँ ये सब शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हमारी डिसीजन सही होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो हमारा जो डिसीजन होता है वो राइट डिसीजन होता है विच वाज टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स, और फिर हमारी स्थिति जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अच्छी होती जाती है और उसकी आवश्यकता भी उनको समझ में आने लगता है। अब हम बात करेंगे प्रकृति के बाद वित्तीय प्रबंधन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके क्षेत्र को अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है काम करने का वित्तीय प्रबंधन द्वारा वो है विनियोग निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रबंधन फाइनेंसिंग डिसीजन। जो हमारे वित्तीय निर्णय हैं वो भी हमारे प्रबंध तंत्र द्वारा लिए जाते हैं। जो हमारी डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन है वो भी हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट द्वारा ली जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन और रूटीन और डेली फंक्शंस जो हमारे हैं उससे रिलेटेड भी डिसीजन लिए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट द्वारा। तो ये तो हमारे ब्रॉडर रूप हुए, लेकिन हम कुछ और पॉइंट्स को देखें जैसे कि फाइनेंशियल नियोजन, वित्तीय फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कार्यों का और उसके उद्देश्यों के आधार पर निर्धारण करना, पॉलिसी का डिटर्मिनेशन करना, नीतियों का निर्धारण करना, कार्यविधि का व्हाट इज द मेथड ऑफ फंक्शन। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप किस मेथड से काम करना चाह रहे हैं। वित्तीय योजनाओं का निर्धारण, जो हमारे प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, उसका निर्धारण करना, पूंजीकरण करना, कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं। पूंजीकरण का मतलब समझ रहे हैं, पूंजीकरण का मतलब कि व्हाट इज द नीडेड अमाउंट फॉर द ऑपरेटिंग योर बिजनेस। नीडेड अमाउंट मीन्स यहाँ पे है कि कितने धन की आवश्यकता है, और ये कितने धन की आवश्यकता है, कितने कोष की, कितने कैपिटल की, ये छोटी मामूली बात नहीं है कि कितना हमें चाहिए। दूसरी बात, कितना धन हमें चाहिए और कहाँ कहाँ से हमें कलेक्ट करना है। हमने हमने चैप्टर फर्स्ट में बताया था कि हमारे वित्त के जो स्रोत हैं चार, हमारा शेयर, डिवेंचर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब जो है ना हमारे शेयर, डिवेंचर और हमारे बारोड कैपिटल थ्रू आउट द मेकिंग मॉर्गेज, सेलिंग और फिक्स एसेट्स, सेलिंग ऑक्युपाइड, और जो हमारे ओनर्स कैपिटल एसेट्स हैं, जो हमारे इंटरनल एक्सटर्नल, सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करने के बाद सिलेक्शन ऑफ द सोर्सेज ऑफ कैपिटल कौन सा होगा, दैट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है फाइनेंशियल प्लानिंग में, ये बहुत बड़ी बात है, और दीज आर वेरी easily handled by the financial management। सेकेंड वन इज वित्त जो है उसकी प्राप्ति की व्यवस्था हम कैसे करें। हाँ, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, पूर्व निर्धारित जो प्री डिटरमाइंड कैपिटलाइजेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अनुसार हम स्रोतों का, जो हमारा कैपिटल रिसोर्स है, कैपिटल सोर्स है, उसके हिसाब से जो हम अपेक्षित पूंजी, जो हमारा नीडेड अमाउंट है, उसको किस तरह से कलेक्शन करें, इसका प्लान करना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। वित्तीय प्रशासन का मतलब यहाँ पे हुआ कि डे टू डे और बड़ी बड़ी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों को
इग्नोर नहीं करना है, जो भी समस्या हो तत्काल उसका हल करना है। और इसको अगर हम ABC 3 रूप में देखें कि वित्त, कार्य का संगठन, संपत्तियों का प्रभावपूर्ण प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण, तो आप देखेंगे कि कई सारी चीज़ें हमारे क्लियर हो जाते हैं कि वित्तीय विभाग एक उप विभागों का संगठन होता है। अगर हम वित्त कार्य को देखें तो उसमें ढेर सारे सब डिपार्टमेंट्स जुड़े होते हैं। हाँ, जैसे कि ट्रेजरार उसमें काम करता है, कंट्रोलर काम करता है, और वो अपने अधिकारों और दायित्वों का पूरा लेखा जोखा रखते हैं, अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, जिससे कि वो चीज़ों को स्पष्ट कर सकें कि हमें कितना इनकम था, कितना खर्च हुआ, कितना बैलेंस है, कितना हम और इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है संपत्तियों का प्रभावपूर्ण प्रबंधन, जो हमारे एसेट्स हैं, इफेक्टिव एसेट्स, उसका मैनेजमेंट भी करना। अब एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स होते हैं? फिक्स एसेट्स एंड वेरिएबल एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स में कौन सी चीज़ें, या करेंट एसेट्स हम कह सकते हैं कि ऐसे एसेट्स जो कि अचल हैं, और कुछ चल हैं, उनको समय से उसकी पूर्ति करना जो है वो बहुत ही बहादुरी का काम होता है। और ये सब सारी नीतियाँ कौन बनाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। करता क्या है? वो खुद नहीं करता है, वो चीज़ों को क्या करेगा, स्थिर संपत्तियों के प्रबंध की नीति बना देगा कि हम कितना क्रय करें, ज़्यादा स्थिर पे ना लगाएं। हाँ, विक्रय एवं वसूली नीति, जो हमारी सेल्स हो रही हैं और जो उससे जो हम पूरा पैसा नहीं कलेक्ट हुआ तो उसको कैसे निकालना है कि व्यवहार भी ना खराब हो। विक्रय एवं मूल्य निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ द योर प्रोडक्ट, प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट। आप प्राइस डिटर्मिनेशन भी एक बहुत बड़ी चैलेंज टास्क होती है किसी भी संस्था के लिए, और ये दीज ऑल आर डन बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कैश पॉलिसी कैसी होनी, इन्वेंट्री प्रबंधन नीति क्या कैसी हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पॉलिसी भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर्सनल मैनेजमेंट, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं, मानव संसाधन प्रबंधन, उसकी भी बहुत ही अच्छे से काम करने की जो प्रक्रिया है वो थ्रू आउट द डन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और नेक्स्ट है शुद्ध लाभ का निविधान, या हम यहाँ पे देखें एक बच रहा है वित्तीय नियंत्रण। पहले देख लें कि फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब यहाँ पे ये है कि वित्तीय प्रशासन जो है वस्तुओं के व्यावसायिक लक्ष्यों की पूर्ति का एक संभावना व्यक्त करता है कि हम इतना जो है वो खर्च कर सकते हैं और इतना हम सप्लाई कर सकते हैं धन का, क्योंकि हमारे पास इतना इनकम है, इतना हमने कलेक्शन किया हुआ है धन का, एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट बताता है। वित्तीय नियंत्रण आधुनिक विधियों द्वारा हम वित्तीय विभाग के व्यवसाय के विभागों की स्थितियों का उसका समीक्षा करके कि हम जो हमारी कैपिटल बजटिंग है वो कितना होना चाहिए, कैश बजट कितना होना चाहिए, और जो फ्लेक्सिबल बजट है उसका अमाउंट क्या होना चाहिए, जिससे कि हम कार्यों को कर सकें। वर्किंग कैपिटल वाली जो बात चल रही थी वो कितने मात्रा में हो कि हमारा अच्छे से सारा काम हो सके, तो उसको भी नियंत्रण करना है। नियंत्रण से यहाँ मतलब ये है कि हमने एक एस्टिमेशन किया कि हमको 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है बिजनेस चलाने के लिए, 1 करोड़ आ गया मेरे पास, हमने बिजनेस शुरू किया, तो हमें पता लगा कि 1 करोड़ 10 लाख रुपया लग गया। ये जो 10 लाख का डिफरेंस आया, दैट इज द अंडर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। आप इसको अच्छे से अगर कर रहे हैं तो 10 लाख नहीं आएगा एक्सेस। अगर आप बिना मैनेजमेंट के काम करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है 50 लाख का डिफरेंस आ जाए। और ये जो डिफरेंस आ रहा है ये आपके फेल्योरनेस को शो कर रहा है कि आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो सही काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम वित्तीय नियंत्रण को भी महत्व देते हैं। और नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट या एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, अंशधारियों को शुद्ध लाभ का कितना लाभ, कितना डिविडेंड हमको पे करना है, वितरित करना है, और सारा सब कुछ वितरित करके कुछ पैसे हमारे पास बचते हैं जिसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। हम ब्याज दे दिए डिवेंचर्स होल्डर्स का, शेयर होल्डर्स का लाभांश दे दिए, बैंक के लोन का ब्याज दे दिया, सब कुछ पे कर दिया, तो हमारे पास कुछ नेट प्रॉफिट बचता है। तो नेट प्रॉफिट का हम क्या उसके एलोकेशन की बात करते हैं, हम वो नेट प्रॉफिट क्या हम री इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर उसको डंप करेंगे, तो इसका भी प्लान बनाना, शुद्ध लाभ का प्लान बनाना भी एक बहादुरी का काम होता है, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है।
और सबसे बड़ी बात है वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वित्तीय निष्पत्ति का मूल्यांकन, जो वित्तीय वर्षों की प्रगति की तुलना चालू वर्ष के निष्पादन समीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर होता है, और ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। हम पिछले सालों का देखते हैं कि क्या रूटीन वर्क रहा है, और इस साल जिस पोजीशन में है उसकी तुलना करते हैं कि पिछले साल तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी, इस बार नहीं है। वी आर कंपेयरिंग विद द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ करेंट। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ द डेटा प्रीवियस ईयर्स। तो उसके डेटा को हम एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग स्टैटिकल टूल्स। हाँ, फाइनेंशियल एनालिसिस आधुनिक स्टैटिकल टूल का उपयोग करता है, जैसे रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस, ये कितना लगा कितना आया उसका जो वेरिएंस एनालिसिस, तो सारे का हम क्या करते हैं, उसका तुलना करते हैं, उसको एनालिसिस करके ये पता लगाते हैं कि हमारी स्थिति वास्तव में है क्या, किस स्थान पे हम पहुँचे, कैश आउटपुट फ्लो क्या है, कैश इनपुट फ्लो क्या है, कैश इन फ्लो हमारा और कैश आउट फ्लो ये दोनों में निरंतर तालमेल रख रहा है कि नहीं। बीमा इंश्योरेंस वगैरह की जो संपत्तियों पे हम इंश्योरेंस करते हैं, भविष्य निधियां जो लेते हैं, अनुग्रह राशि भुगतान आदि हम समय पे कर पा रहे हैं कि नहीं, टैक्सेस का हम भुगतान कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सारे फैक्टर्स हमारे अंडर द सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आते हैं। अब फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा वित्तीय प्रबंध है उसका कार्य क्या है और इस कार्यों का डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पर होता है। अब हमने एक जिक्र किया था शेयर का। अब किसी भी कंपनी का मालिक ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर्स मालिक होते हैं। और शेयर होल्डर्स के अंतर्गत शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, खुद मैनेजमेंट उनको करने नहीं आता है, क्योंकि वो हर चीज़ में दक्ष नहीं होते हैं। तो क्या करते हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक फाइनेंस कमेटी का निर्माण करता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समय समय पे सुझाव देता है कि आप ऐसे कर लें, अच्छा रहेगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति करते हैं। मतलब शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है मैनेजिंग डायरेक्टर्स, और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के अंतर्गत ढेर सारे विभाग आते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, चीफ फाइनेंशियल मैनेजर और सेल्स मैनेजर। ये किसके अंतर्गत आते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर के अंतर्गत। कौन कौन आते हैं? प्रोडक्शन मैनेजर, उत्पादन प्रबंधक, मुख्य वित्त प्रबंधक, चीफ फाइनेंशियल मैनेजर, और तीसरा हमने बताया सेल्स मैनेजर। तो तीन हमारे मैनेजर्स हैं जो हमने वहाँ पे बताया था रूटीन वर्क में, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य में, इन्हीं तीनों को जो है आपस में कोऑर्डिनेशन करता है। अब एक और फैक्टर आता है कि इन तीनों को कौन सपोर्ट सिस्टम कौन सपोर्ट करता है, तो होता है कोषाध्यक्ष और कंट्रोलर। ठीक है, कोषागार का जो है ट्रेजरार और कंट्रोलर, ये दोनों हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उनके जो सब डायरेक्टर्स हैं उनको सपोर्ट सिस्टम से काम करते हैं। अब कोषाध्यक्ष का मेन काम क्या है, ट्रेजरार का मेन काम क्या है? उसका जो काम होता है वो डायरेक्ट रिलेटेड टू कैश, बैंक, इन्वेस्टमेंट, जो लोन वगैरह है, लोन देना, और जो पैसे फंसे हुए हैं उसका कलेक्शन करना। सैलरी का काम ट्रेजरी देखता है, जो एसेट्स है उसका इंश्योरेंस का काम ट्रेजरार देखता है, और जो एसेट्स है उसके टैक्सेशन का काम भी ट्रेजरार देखता है। लेकिन और जो काम बच गए, जो और जिम्मेदारियां हैं, वो हमारे नियंत्रक के अंतर्गत आते हैं, कंट्रोलर के अंतर्गत आते हैं। जैसे जनरल अकाउंटिंग का मेंटेनेंस करना, उसको उसका लेखा पढ़ी करना, उसका लेखा तैयार करना जनरल अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग का लेखा तैयार करना, ऑडिटिंग का काम देखना, बजटिंग का काम देखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना, कारपोरेट कर को देखना। अभी आप कहेंगे कि सर कोषाध्यक्ष भी तो कुछ टैक्स के चीज़ों को दे, हाँ वो एसेट्स के टैक्स को देखता है, लेकिन कंपनी के कर सिस्टम को जो है, उत्पादन प्रोडक्शन कर को, कारपोरेट कर को, टैक्स को, ये सब
आपका कंट्रोलर देखता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्टैट के पोर्शन है, जो एनालिसिस वाले फैक्टर्स हैं, जो हमको परफॉर्मेंस अप्रेजल करने का तरीका बताता है, वो कौन बताता है? हमारा कंट्रोलर देखता है। कंट्रोलर का मतलब समझ रहे हैं? कंट्रोल करना। कंट्रोल करना मीन्स कि द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट, दोनों में अगर कोई अंतर है तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमने मान लीजिए 100 का बनाया कि हमें 100 रुपए की आवश्यकता है, 1 करोड़ की आवश्यकता है, 10 लाख की आवश्यकता है, दैट इज द स्टैंडर्ड टास्क, स्टैंडर्ड एस्टिमेशन। और हमने जुटा लिया, 1 करोड़ जुटा लिया, जो हमारी आवश्यकता की संपत्ति थी हमने जुटा लिया, लेकिन उसका यूज जो है जब हम करने लगे तो वहाँ डिफरेंस आने लगा। या तो हमने ज़्यादा यूज कर दिया या तो कम किया। ज़्यादा किया तो क्यों हो गया ज़्यादा, कम किया तो क्या हम ज़्यादा एस्टिमेशन कर दिए थे क्या? जैसे हमें 90 रुपए की ज़रूरत थी, हमने 100 कर दिया, तो 100 रुपये जो हमारे पास एक्सेस है वो तो यूटिलाइजेशन होगा नहीं उसका, उस पर हम एक्स्ट्रा ब्याज देंगे। तो ये जो 100 आ गया एक्स्ट्रा, वो 90 की जगह 100 जो हुआ तो 10 का डिफरेंस आया ना। ये 10 एक्सेस क्यों हुआ? इसका हम ब्याज देंगे। अगर शेयर इशू किए हैं तो उस पर डिविडेंड देना पड़ेगा, जबकि यूज कुछ नहीं है। तो इसको कंट्रोल करना ही कंट्रोलर का काम है। तो आज हम लोगों ने काफ़ी पोर्शन को कवर किया, जिसमें फाइनेंस के मीनिंग को देखा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग को देखा, उसकी डिफिनेशन को देखा। सबसे बड़ी चीज़ है कि डिफरेंसेस ऑफ अप्रोचेस मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल, उसको भी हमने देखा कि क्या डिफरेंस है और किस तरह से हमारा मॉडर्न तंत्र काम करता है। फाइनेंशियल का स्कोप क्या है, उसका महत्व क्या, उसकी प्रकृति कैसी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, उसको हमने देखा। और लास्ट में देखा कि उसके कार्य करने का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कार्य को किस आधार पर बांटा गया है। इसमें हमने पाया कि समिति एडवाइज करती है, मुख्य वित्त चीफ फाइनेंशियल मैनेजर के अंदर हमारा 3 तरह के मैनेजर काम करते हैं, प्रोडक्शन, सेल्स और हमारा प्रोडक्शन, सेल्स और फाइनेंस। तो ये तीनों को किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है, और कंट्रोलर की क्या भूमिका है, ट्रेजरर की क्या भूमिका है। तो वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र जो है ना, वो व्यावसायिक प्रबंध का सर्वोपरि क्षेत्र है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल जो है ना, वो व्यावसायिक मैनेजमेंट में बहुत बड़ा है। और इसकी आवश्यकता इस बात से पता चलती है कि इसमें सारे फंक्शंस इन्हीं के ऊपर निर्भर करते हैं। और यही कारण है कि व्यावसायिक उपक्रमों का अस्तित्व जो है वो विकास उन्मुखी हो जाता है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो जाता है। और क्योंकि उसमें सारे निर्णय जो हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। और एक जो बात होती है स्पेशलाइज्ड वर्क की, ऑप्टिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स की, वो इन्हीं के द्वारा संभव हो पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।